KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CUET 2026 के लिए मैथ्स डोमेन का पैटर्न और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि हम ये समझ सके कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। पैटर्न तो आप लोग फिर भी फेयरली यू विल बी नोइंग कि क्या है, कैसा आता है पेपर, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इस साल चेंज किया गया था। ऑल 50 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। हर एक क्वेश्चन में सही करने पे +5 मार्क्स और गलत करने के लिए -1 मार्क्स, तो देयरफॉर टोटल 250 मार्क्स। मगर टाइम इज वेरी लेस। टाइम इज जस्ट 60 मिनट्स। 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस आर MCQ, मगर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बोर्ड से थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए जो प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज बोर्ड का भी अगर आप पेपर देखें तो 38 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं फॉर 3 आवर्स। हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे लिखना है, चीजों को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे हमें बस टिक करना है, बट स्टिल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना काफी मुश्किल है। सो आवर टारगेट शुड बी कि 42 क्वेश्चंस हम करेक्ट कर लें, वो काफी है, मोर देन इनफ टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। गुड कॉलेज, इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। तो आपको 40 अबव रहना है, 40 to 45 के बीच में। इतना भी अटेम्प्ट करना, बहुत प्रैक्टिस और बहुत चीजें नई सीखनी पड़ेंगी, उसी के बाद हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहें और तुरंत ही कर पाएंगे। बोर्ड के प्रिपरेशन से अगर आप चलेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बोर्ड के प्रिपरेशन हमारा ऐसा होता है कि हम चीजों को एक्सप्लेन करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, कोई शॉर्टकट्स वगैरह नहीं लगते। लेकिन यहां पे हमें कोशिश ये करनी है कि चीजों को इस तरह से समझें कि MCQ कैसे अटेम्प्ट करना है ना। कई बार हमें शॉर्टकट्स देखने पड़ेंगे, हमें चीजें, तरीके ऐसे देखने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन को अगर हम कुछ शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं तो वो भी सीखना पड़ेगा। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आए हैं CUET में, और उसको हम क्या, कोई ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, या चीजों को हम किस तरह से सॉल्व करें, वो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन जो मैं टेकअप कर रहा हूं, दैट इज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इफ इट इज गिवन कि इफ tan इनवर्स 2/3 to the power -x plus 1 is equal to cot inverse 3/3 to the power x plus 1। ये हमें गिवन है और फिर पूछ रहा है स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, दूसरी स्टेटमेंट है देयर इज 1 पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x। 2 positive real values and 2 negative real values of x। तो ये हमारे क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है जिसमें हमें ये पता करना है कि x की क्या सोल्यूशन होगा, और उससे भी ज्यादा ये पता करना है कि x की रियल वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, या दोनों आएगी, किस तरह से आएगी। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/थीटा, या tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x। तो मैं जो tan इनवर्स वाली टर्म है इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 2/3 की पावर -x plus 1। ये टर्म जो है, दिस कैन बी रिटन एज cot इनवर्स, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बोथ साइड्स cot इनवर्स हो जाएगा और cot इनवर्स कैंसिल आउट करके हम
डायरेक्ट इक्वेट कर पाएंगे, जो हमारे दोनों के आर्ग्यूमेंट हैं उनको फिर डायरेक्टली इक्वेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर आप देखें तो कॉट इनवर्स ये हमारा आ गया 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2, और इधर आ गया कॉट इनवर्स 3 अपॉन 3 की पावर एक्स प्लस 1। तो अब वी कैन राइट कि 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 टू द पावर एक्स प्लस 1। नाउ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 1, और इधर 3 टू ज़ा 6, तो ये हमारा एक टर्म आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 3 की पावर माइनस एक्स इंटू 3 की पावर एक्स, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 0 इनफैक्ट 1 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 3 की पावर एक्स 1 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 1 2, और 6 को भी अगर इधर ले आए तो इट विल बी 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, और माइनस 6 हो जाएगा तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा कि 3 की पावर एक्स, लेट 3 की पावर एक्स बी सम वेरिएबल y। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ y प्लस 1 अपॉन वाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y अपॉन y इक्वल्स टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अगर मिल्टन स्प्लिट करना चाहें तो मिल्टन स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाना पड़ेगा। चाहे तो आप पूरा मेथड लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बस इतना ही पता करना था कि वैल्यूज रियल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दोनों या नेगेटिव आ रही है। तो आप जानते हैं कि इसमें जब भी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाते हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम वो वाला ऑप्शन आराम से टिक कर सकते हैं। मगर फिर भी इसको अगर हम सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 रूट 12 बाई 2। तो रूट 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और इससे भी 2 कट जाएगा, तो इट विल बी 2 प्लस माइनस, जो 4 का 2 बाहर आया तो रूट 3 बच गया बाई 1, इनफैक्ट 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 2 प्लस माइनस रूट। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्लस रूट 3 पॉजिटिव टर्म आ रही है और 2 माइनस रूट 3, अच्छा हाँ ये बात भी ध्यान देने वाली कि 2 प्लस रूट 3 इज अ पॉजिटिव टर्म, 2 प्लस 1.7 एंड 2 माइनस 1.7 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टर्म। तो दो पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं, तो इसका आंसर होगा 2 पॉजिटिव रियल वैल्यूज, दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 पॉजिटिव रियल वैल्यूज, 2 पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, 3 की पावर x हम ये रख देंगे और 2 पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगे। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। नाउ सिमिलर एक इनवर्स ट्रिगो में एक और सवाल देखते हैं। एक सेकेंड, इसको एक चीज और हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे ये जो वैल्यू आई है दिस इज फॉर y, दिस वैल्यू इज नॉट फॉर x, ये वैल्यू हमारी y की आई है। x तो हमारा 3 टू द पावर x था, 3 टू द पावर x आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी वी कैन से 3 की पावर x एक बार 2 प्लस रूट 3 आएगा और 3 की पावर x एक बार 2 माइनस रूट 3 आएगा। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो दिस विल बी समथिंग 3.7 समथिंग, 3 की पावर x 2 प्लस 1.7, तो 3.7 समथिंग आएगा। तो 3 की पावर x कैन बी पॉसिबल, यहां 3.7 समथिंग आ रहा है, x की वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 1, इधर से कुछ बड़ी ही वैल्यू आएगी तभी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आप यहां देखें तो ये 3 की पावर x 2 माइनस 1.7, तो 0.3 मान लेते कि आ रहा है लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो ये 0.3 कब पॉसिबल है, 3 की पावर
0.3 आ रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब x की कोई नेगेटिव वैल्यू हो, कि तभी ये 1 अपॉन होगा, 1 अपॉन होगा, दिस इज लेस देन 1, ये वैल्यू लेस देन 1 है। तो जब ये माइनस नेगेटिव होगा ये वाला x, तभी ये पॉसिबल है। तो वी कैन से कि x यहाँ पे, यहाँ तो x पॉजिटिव आएगा, इधर तो वी कैन से कि x इज पॉजिटिव, और इधर के लिए हम देख सकते हैं कि x नेगेटिव आएगा। तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, ये आएगा इसमें। तो काफी अच्छा सवाल है और काफी सोचने वाला और समझने वाला सवाल है। इसको इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। एरिया बाउंडेड बाय mod y equal to mod x plus 3 and mod x plus 3 and x equal to minus 6 to x equal to 2 and x equal to 2, इसका एरिया निकालना है। तो वी नो, हमें पता है एरिया निकालने वाले सवालों में हमें पहले ग्राफ बनाना है, फिर एरिया देखना है कौन सा निकालना है, फिर उस हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप ग्राफ ड्रॉ करें। मॉड एक्स प्लस 3 का आपको पता है -3 पे वी कर्व बनेगा, वी शेप बनेगा, -3, 0 पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये वाला लाइन होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ये वाला लाइन होगा y इक्वल टू -x प्लस 3। मगर एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है? तो एरिया अगर देखें तो x इक्वल टू -6 से 2 है, तो कुछ यहां पे एक लाइन होगी -6, लेट अस अज्यूम यहां पे -6 है, तो और 2 कुछ यहां होगा 2, 0। तो एरिया जो हमें निकालना है वो ये दो ट्राइंगल का एरिया है। तो अगर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। बस एरिया क्या आएगा, एक बार हम -6 से -3 इंटीग्रेट करेंगे ये वाली लाइन को, यानी -x प्लस 3 को, और एक बार हम -3 से 2 इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 3 को। तो ये दोनों इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे और यू विल गेट द आंसर। मगर मैं आपको एक और अल्टरनेट अप्रोच दिखा रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू है, आपको कोई वहां पे मेथड नहीं देख रहा है, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल ही हैं, और इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। करोगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, मगर इट विल टेक टाइम। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां ये वाला ट्राइंगल, इसका अगर मैं एरिया लिखूं, इसे A1 कहता हूं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस दिख रहा है ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है -3 से -6 यानी 3 यूनिट्स, तो 3 लिख देंगे। हाइट क्या होगा, ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ कैसे आएगी, तो ये वाली लाइन लेंथ, इसकी जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें मैं y की x की जगह -6 अगर डालूं तो -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3 -3, और बाहर माइनस है तो +3, यानी ये लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना। y की वैल्यू ही तो ये लेंथ होती है ना, y की पॉइंट, तो ये 3 आ जाएगा। हाइट की वैल्यू 3 आ गई, तो ये यू विल गेट इट एज 9/2। दूसरे ट्राइंगल के एरिया की बात करें, इसको अगर A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, इसके एरिया की बात करें तो A2 के लिए भी सेम तरीके से अगर करें तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, -3 से 2 तक, 3 यूनिट्स यहां पे, 2 यूनिट्स यहां पे, यानी 5 यूनिट्स। और हाइट अगेन इस वाले कर्व में x की जगह मैं 2 डालूंगा तो y इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो ये लेंथ भी 5 आ गई, तो 25/2। तो यू विल गेट कि जो आंसर है दोनों एरिया का कंबाइंड A1 प्लस A2, तो 9/2 प्लस 25/2 विच विल बी 34/2। 34/2 इज 17 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर आप इंटीग्रेशन से भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। बस ये है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो समझाने में टाइम लगेगा, अदरवाइज बहुत जल्दी आप समझ के इसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल ये कोई एक ही आया है वैसा होगा, इस तरह के सवाल सीयूईटी में आते रहते हैं। ये आया है तो एक सवाल मैं और आपको कराता हूँ, उसमें भी आप हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, बल्कि उसमें इंटीग्रेशन काफी टफ पड़ेगा, तो ये ज्योमेट्री आराम से इसमें लगा सकते हैं आप सीधे सीधे लाइन के क्वेश्चंस में, क्योंकि इस तरह से ट्राइंगल बन जाते हैं। तो एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये सवाल पूछा हुआ है आपसे, आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय, लाइन है कुछ x/7√3a
प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो अगेन अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं तो बहुत क्लियरली मैं देख सकता हूं, ये हमारा वो फॉर्मेट, अगर हम वो फॉर्म यूज करें इसको ड्रॉ करने के लिए, x अपॉन ए प्लस वाई बाई इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो उससे मुझे पता है कि ये वाला टर्म क्या है, x इंटरसेप्ट है, ये वाला y इंटरसेप्ट है। तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी जिसमें ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7√3a, 0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, b। तो यू कैन इजिली सी कि इंटरसेप्ट फॉर्म से आप डायरेक्टली ये पॉइंट पता कर सकते हैं, और अगर ये पॉइंट पता चलता है तो ये जो मुझे एरिया निकालना है तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट एरिया लिखूंगा हाफ बेस दिख रहा है ये लेंथ, और ये लेंथ इतनी ही है 7√3a, और इनटू हाइट ये लेंथ कितनी है b है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 7/2√3ab। दिस इज द आंसर। ये वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। तो एरिया वाले क्वेश्चंस में जहां पे हमें सिमेट्रिक फिगर्स दिखे, कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखे, या सर्कल वाले में भी आपको अगर रेडियस पता चल पा रहा है तो पाई आर स्क्वायर आप उसमें लगा के ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके थोड़ा जल्दी कर सकते हैं कंपेयर टू इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये भी एक तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काफी लेंदी क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स एज वेल एज मैक्सिमम मिनिमम, कई सारे इसमें चीजें हैं। तो जैसे सवाल है आपका, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 cos x, 1 माइनस cos x, 1 cos x माइनस 1 माइनस cos x 1, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। और क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। बी है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। सी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 4 और मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2। तो इस तरह से 4 चीजें हैं, और फिर ऑप्शंस अलग है। दीज आर नॉट द ऑप्शंस। ऑप्शंस में फिर ऐसे है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ABC इज ट्रू, BCD इज ट्रू, ACD इज ट्रू, इस तरह से ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसको हम कैसे करें, लेंथी क्वेश्चन है, पहले तो डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है, उसके बाद मैक्सिमम लगा के आपको इस तरह से निकालना है। तो हम इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच भी देखेंगे। पहले तो फिलहाल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो इस तरह से आ गया। अब ये तो क्या कट ही गया, तो 0 हो गया वाला टर्म। यहां पे हमारा आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो बेसिकली 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू तो ये आ रही है कि 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से कोई मैच नहीं कर रही, तो आपको लगेगा ना ए सही है ना बी सही है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर को अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए तो गलत है मगर बी सही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में ए वैल्यू इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। तो पहले जो आया था उसको देख के हम जज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर में वैल्यू देख सकते हैं कि इस तरह से आ रही है। नाउ अब ये भी जज करना है कि इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है ना।
इसके लिए एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि भाई आप इसको एक फंक्शन मान के और इस पे मैक्सिमम मिनिमम लगा लें, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकाल के जो हम प्रोसेस करते हैं वो कर लें, पर वो फिर लंबा हो जाएगा। एक और अप्रोच है जो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा कि अगर मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करूं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। वो किस तरह से किया जाएगा तो उसको देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वैल्यू आई थी उसी को लेकर चलते हैं कि डिटर्मिनेंट इज 2 + 2 cos स्क्वायर एक्स, उससे करते हैं। तो हम जानते हैं cos x की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में किसके किसके बीच में होती है, +1 से -1 के बीच में। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर 0 और 1 के बीच में रहता है, तो 0 और 1 आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। नाउ cos स्क्वायर एक्स के साथ एक 2 भी है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये 2 cos स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ इसमें भी एक 2 ऐड करना है, तो 2 ऑल द साइड्स इफ आई ऐड 2 तो 2 और 2 + 2 cos स्क्वायर एक्स और ये वाला 2 क्या हो जाएगा 4। तो यू सी कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी मेरी ये 2 और 4 के बीच में है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इज 4, मिनिमम वैल्यू इज 2, और ये सिर्फ 2 लाइन में 3 लाइन में हमारा सॉल्व हो गया। कोई मैक्सिमम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम जान सकते हैं कि ये दोनों सी और डी करेक्ट है, तो बी सी डी विल बी द आंसर। तो ये भी ऑल्टरनेट अप्रोचेस, जैसे मैंने सिखाया कि एओआई में हम सर्कल या लाइन के केस में ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल कर लें, या फिर डिटर्मिनेंट में जैसे डिटर्मिनेंट क्या है मैक्सिमम वगैरह के सवालों में भी अगर इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आई है जिसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी इस तरह का हम यूज कर पाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम से ही रिलेटेड सवाल है, वो भी थोड़ा बड़ा है, को देखते हैं। सवाल है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है sin x + हाफ cos x, नहीं हाफ cos 2x, sin x + हाफ cos 2x and x belongs to 0 to π/2। और आपको अगेन ये क्वेश्चन में मेन चीज हो गई और 4 चीजें दी हुई हैं, तो भाई डेरिवेटिव आ रहा है cos x - sin 2x, बी पॉइंट है critical points of the function, critical points of fx are x equal to π/6 and π/2। c दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx है, ये गिवन है 2, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 3/4, ऐसे क्वेश्चन गिवन है। तो अब देखो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आप देखें तो डेरिवेटिव भी पूछ रखा है, क्रिटिकल पॉइंट भी पूछा है, मैक्सिमम में पूछा है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस कम है कोई ऑल्टरनेट अप्रोच लगाने के लिए, क्योंकि सारी चीजें चेक करनी है, तो हमें वही मेथड लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम का मेन मेथड जो हम सॉल्व करते हैं जिससे क्वेश्चन, उसी मेथड से हम पूरा सॉल्व करेंगे बेसिक अप्रोच से, कि भाई डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव। तो f' क्या आएगा, sin x का आ गया cos x, और हाफ cos 2x का क्या आएगा -sin 2x, और 2x का 2, तो 2 और -sin 2x लिख लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली cos x -sin 2x। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही डेरिवेटिव आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको पता है हमें डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है, तो डेरिवेटिव को वी विल पुट डेरिवेटिव एज इक्वल टू 0, तो cos x -sin 2x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 sin x cos x में, और फिर cos x कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - 2 sin x हो जाएगा। और यहां से हम देख सकते हैं अगर cos x को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी π/2, और अगर इसको रखा 0, इस ब्रैकेट को 0 रखें तो sin x इक्वल्स टू हाफ आएगा, विच इज व्हेन x इज π/6। क्योंकि रेंज हमारी जो गिवन है क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 0 से π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से π/6 ही पॉसिबल है, तो x π/2 आ गया, π/6।
अगेन द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई, यानी कि ये दोनों स्टेप्स तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है आपसे, ये नहीं कह रहा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है या पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। तो ये नहीं आप उसमें डबल डेरिवेटिव लगा के चेक कर रहे हैं कि भाई डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है तो सीधे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट कर देंगे डायरेक्ट। जो फंक्शन हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें डायरेक्ट हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे, और प्लस हमें ये दोनों पॉइंट जो एंड पॉइंट्स है रेंज के उन्हें भी पुट करना होता है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स। इसमें अगर हम डायरेक्ट पुट करें हाफ कॉस 2x, एक बार हमें एफ ऑफ जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो सबको पता है जीरो होता है, हाफ कॉस जीरो भी जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो 0 प्लस हाफ इंटू 1 विच इज हाफ, तो एफ ऑफ जीरो हाफ आ रहा है। नाउ एफ ऑफ पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कॉस पाई हो जाता है। अब आपको ये थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों को निकालने के लिए। खैर इतना बोर्ड्स में हम पढ़ते ही हैं कि कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है ना। पाई पे कॉस की वैल्यू क्या आती है -1, तो ये साइन 91 होता है और कॉस पाई इज -1, तो 1 माइनस हाफ वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 हाफ आ रहा है। नाउ जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन पे भी चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप देखें तो क्रिटिकल पॉइंट एक पाई बाई 2 आया था, वो तो हमने इस पे भी चेक ही कर लिया, और एक पाई बाई 6 आया था, तो पाई बाई 6 को भी चेक कर लेते हैं। पाई बाई 6 हमारा आ जाएगा साइन पाई बाई 6 प्लस हाफ कॉस 2 इंटू पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 यानी कि वैल्यू 1/2, और हाफ, और ये क्या आ जाएगा पाई बाई 360, ये भी वैल्यू 1/2, तो हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, ये 1/4 हो गया, यानी ये 2/4, तो 3/4। तो आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू हाफ आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3/4 है। तो क्योंकि हाफ इज लेस देन, ये 0.75 हो गया, 0.5 हो गया, तो हमारा ये आंसर तो ठीक है कि मैक्सिमम वैल्यू सही है पर मिनिमम वैल्यू इज रॉन्ग। मिनिमम वैल्यू इज नॉट 2, इट इज 1/2। तो हमारा एक स्टेटमेंट जो गलत था वो हमें मिल गया, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो इसमें तो ज्यादा ऑल्टरनेट अप्रोचेस नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बाकी कई जगह हम ऑल्टरनेट अप्रोचेस लगा ही रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चन है, f is defined from r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है x प्लस रूट एक्स, और आपको जज करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू, या दोनों है या दोनों नहीं है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, इसके बारे में इसमें डिस्कशन करना। तो देखो आपको मेथड्स और डेफिनेशन तो पता ही है कि 1 1 कौन होता है, ऑन टू क्या होता है। मेन जो बात है चेक करने में कि 1 1 में कोई भी किसी की भी इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ये बेसिक डेफिनेशन तो पता ही है कि 1 1 दो फंक्शन, अगर एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम r टू r या जो भी a टू b, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं। नाउ डेफिनेशन 1 1 की ये कहती है कि हर एक की एक इमेज है, तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है ना। सबकी इमेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 3 की भी 3 हो गई, 2 की भी 3 हो गई। तो ये 1 1 की बेसिक डेफिनेशन पता है सबको। ऑन टू की डेफिनेशन ये है कि यहां इस तरफ कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यहां का एलिमेंट हमेशा किसी ना किसी का प्री इमेज होना चाहिए। या ये भी कह लो कि ऑन टू के लिए हम ये भी जज कर सकते हैं कि जो कोडोमेन है ये फंक्शन के रेंज के बराबर है या नहीं है। इस बात को जज करने के लिए इस फंक्शन में कैसे करेंगे, इसका बेस्ट अप्रोच है कि हम ग्राफ बना पाए। इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बना पाए तो सबसे बढ़िया है। अब इसको ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो ग्राफ की तो
हेल्प अगर आपको ग्राफ्स बनाने आते हैं और ग्राफ की जरूरत तो बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प मिलती है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, मैक्सिमा मिनिमा में, प्लस 1, 1 और 2 जैसे टॉपिक्स में भी काफी हेल्प मिलती है। तो ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ हम तरह तरह के ग्राफ सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल जैसे इसकी बात करेंगे, इसका कैसे ग्राफ बनाया जाए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो x प्लस रूट एक्स आपका है, x प्लस रूट एक्स, इनफैक्ट ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स स्क्वायर है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर। तो आप सोचोगे कि रूट एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वो तो रूट और स्क्वायर कट ही गया, मगर ऐसा नहीं है। रूट एक्स स्क्वायर ये बता रहा है कि ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर ये कट गया तो आप तो x प्लस एक्स 2x बोलोगे, लेकिन एक्चुअली का इसका ये मतलब है कि क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और रूट के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये जो भी टर्म आई ये पॉजिटिव टर्म है। तो बेसिकली वी कैन से कि ये फंक्शन x प्लस मॉड x की तरह है। अगर ये फंक्शन x प्लस मॉड x है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। कैसे? आपको पता है मॉड x कैसे ब्रेक होता है, तो x प्लस x हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस x हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो वी कैन से कि ये फंक्शन हो जाएगा आपका 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस x यानी 0 व्हेन x इज लेस देन 0। तो फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड हो गया। अब इस तरह से आप अगर इसको डिफाइन कर सकते हो तो 2 मिनट में आप ग्राफ भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फंक्शन दिख रहा है, लेस देन 0 के लिए 0 ही है, मतलब यही वाली लाइन y इक्वल टू 0 यही वाली लाइन फॉलो होगी लेस देन 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये 2x फॉलो कर रहा है। तो आपको पता है कि 2x का कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा, y इक्वल टू x एकदम बीच में होता है, 2x थोड़ा इधर हो जाएगा, तो ये आपका पूरा कर्व बन गया। अब इसमें आप साफ देख सकते हो कि भाई पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर 0 ही आएगा। ऑल द नेगेटिव वैल्यूज आंसर 0 है। तो आप साफ इस ग्राफ से या इस डेफिनेशन से समझ पा रहे हो कि बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स का एक ही इमेज है, दैट इज 0, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन2 के लिए हमें क्या समझना था कि इसकी कोडोमेन और रेंज सेम है कि नहीं, मतलब कोडोमेन तो रियल नंबर था, यानी इस फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर होना चाहिए, मगर क्या ऐसा है? नहीं है। साफ दिख रहा है रेंज क्या है, यानी इसकी y की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2x ही आएगा या तो 0 आएगा, और 2x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में ये मोर देन पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे सारे। इस तरफ ही ग्राफ है ना, इस तरफ ग्राफ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए वी कैन से कि ये ऑन2 भी नहीं है। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। तो ऐसे आप फटाफट इसको इस तरह से जज कर सकते हो क्वेश्चंस को। एक और सवाल हम लेते हैं, relations का question to judge whether a relation is symmetric, reflexive, symmetric and transitive, उसके ऊपर एक सवाल करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन रिलेशन आपका है कुछ इस तरह से कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए रिलेशन बी इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको जज करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमको पता है ये डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि ए रिलेटेड रिलेशन विद ए ये होल्ड करना चाहिए। तो अगर हम दोनों इसकी जगह ए और इसकी जगह भी ए ही रख दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या ये 1 ही आएगा? तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से ये 1 ही आएगा, देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नाउ ए रिलेशन बी ये है, तो क्या इसका बी रिलेशन ए भी ट्रू है? तो अगर हम रख के देखें तो ए की जगह पे बी यानी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या ये भी 1 आएगा? तो अभी तो आपको लग रहा है कैसे 1 आएगा, ये तो 1 नहीं आ सकता, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 है, ये तो 1 नहीं है। मगर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, साइन स्क्वायर बी को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो आई कैन राइट 1 + 1 2, 2 माइनस और ब्रैकेट ये माइनस कॉमन लेके sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। अब sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b क्योंकि 1 है तो मैं यहाँ 1 रख सकता हूँ, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 1, यानी कि सिमेट्रिक b है, बिकॉज a रिलेशन b sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 था और b रिलेशन में sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a b हमने 1 प्रूव कर दिया, यानी दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल, सिमेट्रिक भी है। अब रह गई बात ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ए रिलेशन बी आपको गिवन है कि ट्रू है, विच इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल्स टू 1, और बी रिलेशन सी भी ट्रू है, यानी मैं कह सकता हूं कि sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज 1। नाउ मुझे चाहिए कि ए रिलेशन सी ये भी ट्रू हो जाए, ए रिलेशन सी मतलब कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर c, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाए, इन दोनों का सम। तो ये कैसे आएगा? तो इसको लाने के लिए मैं क्या करता हूं, जो पहली दो इक्वेशन है, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 करके देखते हैं। अगर इक्वेशन 1 और 2 ऐड करें तो sin स्क्वायर a है प्लस cos स्क्वायर b है प्लस sin स्क्वायर b है और cos स्क्वायर c है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या आता है, इस तरफ भी ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आप, तो ये वाला टर्म, ये फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b ये 1 हो जाएगा, तो वी कैन इजिली राइट कि sin स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर c ये 2 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर c विल बी 2 - 1 1। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है, इससे ये पता चलता है कि ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है अल्टीमेटली, तो वो वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे। तो ये हमारे कुछ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के भी देख लेते हैं और कैसे हम ग्राफ से इजीली जज कर सकते हैं उस तरह के सवालों को, वो भी चेक करते हैं। जैसे एक बहुत लेंदी सा क्वेश्चन आपको सीयूईटी में पूछा हुआ था, दो लिस्ट दी हैं उनको मैच करना है। लिस्ट 1 है, 4 फंक्शन गिवन है, एक है mod x - 1 प्लस mod x - 2, एक है आपका x माइनस mod x, एक है आपका x माइनस ग्रेटर डेंजर x, और एक है आपका x इंटू mod x। और यहाँ पे लिस्ट 2 में कुछ कंडीशंस गिवन है कि फंक्शन, कौन सा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, which of the function is differentiable everywhere except at x equal to 0, except at x equal to 0। दूसरा है कि is continuous everywhere। तीसरा है is not differentiable at x equal to 1, और चौथा है continuous and differentiable everywhere। तो इस तरह से ये सवाल है, तो काफी लंबा सवाल है, अगर हम सब पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़े तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें बेस्ट अप्रोच ये है कि हम इन फंक्शंस की ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो अगर मैं देखूं कि भाई mod x - 1 और mod x - 2 की बात करें, वो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि भाई ये तो हमें पता ही है कि 1 और 2 पे ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बस उसमें जो शार्प बेंड जब आता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे जहां पे वो टर्न करता है, वहां वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये बात हमें पता है। तो क्या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि किस पे नहीं होगा ये?
तो बस 1 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जगह कंटिन्यूस होगा। तो हो सकता है कि ए का ऑप्शन 2 हो कि कंटिन्यूस एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल की बात ना हो। पर पहले हम सबके फिगर्स बना लेते हैं, सबकी कंडीशंस चेक कर लेते हैं। ए की बात करें तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। अगर आप ए का प्रॉपर ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सब चीजें हम क्लास में सीखेंगे डिटेल में कि किस तरह से ये बनाया जा रहा है। 1 पे बनेगा, 1 पे यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनेगा। वी शेप नहीं बनेगा इसका कर्व, इसका कर्व वी शेप नहीं बनेगा। इस तरह से 1 और 2 के बीच में ये 1 पे 1 वैल्यू देगा, उसके बाद इधर ऐसे इधर ऐसे, मतलब ये शार्प दिख रहा है कि यहाँ पे शार्प टर्न्स हैं 1 और 2 पे। तो वी कैन से कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करें, x माइनस मॉड एक्स की बात करें, इसको भी अगर मैं ब्रेक करूं तो एक बार x माइनस एक्स हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा फॉर x लेस देन 0, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा 0 में और x प्लस एक्स 2x में। तो जो हमने ग्राफ पीछे भी एक बनाया था, कुछ उस तरह की चीज है। इसका कर्व कैसा बन जाएगा, लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए ये 2x है, ग्रेटर देन 0 के लिए 0। ठीक है। तो y इक्वल टू 2x फॉर x लेस देन 0। तो कर्व कुछ इस तरह का, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो y की भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। और 0 के बड़े के लिए सिर्फ 0 है, तो ये कर्व है कुछ इस तरह से कर्व। मतलब ये वाला कर्व हर जगह कंटिन्यूअस है, बस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं 1 वाला, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0, बस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस ये हर जगह है। तो इसको तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये वाला होगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले की, तो ये हमें पता है कि भाई हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता, तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कहाँ होगा। तो हर कोई इंटीग्रल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। तो वी कैन से कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने ये दोनों बातें कर ली, वही ये है। अब इससे लास्ट वाला एक बार ड्रॉ कर लेते हैं x मॉड x, उससे और आइडिया लग जाएगा। अगर d वाला कर्व ड्रॉ करें x मॉड x, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, नेगेटिव x होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका अगर कर्व ड्रॉ करें तो दिख रहा है कि एक पॉजिटिव x y एक्सिस का ऐसे पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका कुछ इस तरह से पैराबोला बन जाएगा, और इसका y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव x एक्सिस का पैराबोला बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि हर जगह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी, कोई शार्प टर्न्स नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, और ये वाला कंटिन्यूअस एवरीवेयर ये वाला। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। अगर आप फटाफट कर्व बनाने की एबिलिटी रखते हैं तो लेंथी क्वेश्चन भी ये जल्दी हो सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक डिफरेंशिएशन का सवाल देखते हैं। या कर्व्स की ही बात हो रही है तो एक कर्व पे और सवाल है मैक्सिमा मिनिमा को जज करते हुए, उसको देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, और फंक्शन है 3 प्लस मॉड एक्स, एफ एक्स है 3 प्लस मॉड एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका फंक्शन का व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्वेश्चन है 3 प्लस मॉड एक्स। तो इस तरह का अगर आप ग्राफ बना सके तो 2 मिनट में जज कर लेंगे कि भाई ये y माइनस 3 इक्वल्स टू मॉड एक्स, इस तरह से हम कह सकते हैं। और या ये कह लो कि y इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स से भी जज हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। y इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स है, y इक्वल्स टू 3 प्लस मॉड एक्स, मतलब मॉड एक्स का कर्व y 3 पे, यानी यहां पे 0,3 अगर बोले तो यहां मॉड बने, कुछ इस तरह का इसका कर्व आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या होगा, 3 होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 होगा। वैसे भी जज कर सकते हो कि मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, वो मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, तो 3 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो बहुत इजीली गेस हो जाएगा। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, आराम से आप पता कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, कोई मैक्सिमम लगाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम वैल्यू इज 3। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल है एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का।
एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। और इसमें ये पता करना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के इसमें पॉइंट्स है और आपको पता करना है। तो अगर आप इसका ग्राफ बना पाए तो बहुत आराम से आप जज कर पाए। जैसे आपको पता है साइन एक्स का कर्व ऐसा होता है ना, साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरह का बनता है। तो अगर मॉड साइन एक्स की बात करें तो जब मॉड आ जाता है फंक्शन में तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये भी पॉजिटिव साइड चला जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये पॉजिटिव पोर्शन तो रहा ही, जो नेगेटिव पोर्शन है वो भी ऊपर आ गया, तो इस तरह से कर्व बनने लगेगा। कर्व कुछ इस तरह का होगा मॉड साइन एक्स का। तो दिस इज फॉर मॉड साइन एक्स, वाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स, और ये है वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो आप साफ साफ देख सकते हो इस कर्व से पता चल रहा है कि भाई ये कंटिन्यूस तो हर जगह है, कहीं टूट तो नहीं रहा, लेकिन ये हर पाई पे, एवरी इंटरवल ऑफ पाई, उस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर but not differentiable, but not differentiable at x equal to n pi, at x equal to n pi, n pi पे every interval of pi पे ही differentiable नहीं है, where n belongs to z। डिटेल में लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्लस हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो साफ साफ मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, मिनिमम वैल्यू 0। वैसे भी पता है कि मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज 0। तो इस तरह से हम ग्राफ अगर जानते हैं ड्रॉ करना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चंस को डील करने में। नाउ एक दो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन भी एक पहले डिस्कस करते हैं, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं, देन वी विल वाइंड अप। एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है कि y इक्वल टू 2x क्यूब मॉड x क्यूब प्लस 2 मॉडुलस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से सवाल है। आपको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx एट x इक्वल टू -1, dy बाई dx एट x इक्वल टू -1। तो हो सकता है कोई सोचे कि इसको डायरेक्ट 2x क्यूब और 3x स्क्वायर करके कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। 2x क्यूब और 3x स्क्वायर करके करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको मॉडुलस की डेफिनेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर इस फंक्शन को मैं ब्रेक करूं तो मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं कि भाई ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, बिकॉज x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे नेगेटिव हो x चाहे पॉजिटिव हो, मगर x क्यूब तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसलिए इससे हमें ध्यान से देखना है। जब x नेगेटिव होगा तो ये मॉडुलस आंसर नेगेटिव दे देगा, तो ये -2x क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर x स्क्वायर का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ये x स्क्वायर है, वो -x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहने देगा, तो ये नेगेटिव होने नहीं देगा। तो ये वाली चीज तो 3x स्क्वायर रहेगी, तो x लेस देन 0 आ जाएगा। अब अगर dy बाई dx लिखूं तो मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और -6x स्क्वायर प्लस 6x फॉर x लेस देन 0। अब मुझसे पूछा गया था x इक्वल टू -1 पे, -1 कहाँ है, इधर लेस देन 0 के लिए। तो -1 dy बाई dx x इक्वल टू -1 के लिए इसमें पुट करेंगे सिर्फ नीचे वाले में, तो -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1, -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 -6 यानी कि -12, तो -12 आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें ध्यान रखने हैं। नाउ कमिंग टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का भी एक सवाल टेकअप कर लेते हैं कि इसमें भी जैसे लिस्ट मैच करने वाले ही एक सवाल आपके पास है कि एक तरफ कुछ इंटीग्रेशंस गिवन है, एक तरफ उनके आंसर्स गिवन है, और आपको मैच करना। अगेन क्वेश्चन वुड सीम टू बी वेरी लेंथी, एक क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व करना है हमें, बहुत टाइम लेगा, पर हम देखते हैं कैसे जल्दी कर सकते हैं। कि भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस रूट एक्स,
एक ये क्वेश्चन है, एक है हमारा e की पावर log रूट एक्स, e की पावर log रूट एक्स बाई एक्स डी एक्स। एक है dx अपॉन 4x² माइनस 9, dx अपॉन 4x² माइनस 9, और एक है e की पावर रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स dx। तो इस तरह से ये सवाल है। लिस्ट 2 है आपका, लिस्ट 2 है, इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं मैच करना है। तो 2 रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स प्लस सी, फिर है आपका 2 रूट एक्स माइनस 1, 2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर रूट एक्स प्लस सी, 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1, 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, और है 1/12 लॉग 1/12 log 2x minus 3 and 2x plus 3, 2x minus 3 and 2x plus। सबसे पहले तो देखो, को सॉल्व करना है तो हर एक सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि एमसीक्यू है तो थोड़ा दिमाग लगा के हम जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ध्यान हो तो इस तरह का जो सवाल है सी वाला, ये आपको पता है कि इसका फॉर्मूला कैसा था, 1/a 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a वाला। तो इसमें से कौन सा उस पर बैठ रहा है, एक फोर्थ ही, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका आंसर फोर्थ होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करके देखें, भाई इसमें लॉग तो आता नहीं है, मतलब लॉग रूट एक्स कहां से आ जाएगा, ई की पावर कहां से आ जाएगा, सिर्फ रूट एक्स तो आएगा नहीं। तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका आंसर तो ये होगा। तो एक सी को तो हम डायरेक्ट जज कर सकते हैं। बचा बाकी इंटीग्रेशन। इसमें भी अगर आप इस वाले इंटीग्रेशन को देखें तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, ई की पावर लॉग होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, रूट एक्स ही बच जाएगा, रूट एक्स बाई एक्स विच विल बी 1/√x, और 1/√x का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, 2√x। तो ये दो तो हमने बिना सॉल्व किए बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज से ही पता कर लिया कि क्या होगा। हो सकता है इन दोनों का पता करने पे भी बात बन जाए, ऑप्शन ही ऐसे हो, लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करना है तो हम तीसरा एक ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 1/x प्लस रूट एक्स, 1/x प्लस रूट एक्स dx अपॉन x प्लस रूट एक्स। तो आपको पता होगा इसको कैसे करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में ये है, रूट एक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो x रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर आप रूट एक्स को t पुट कर देंगे, रूट एक्स प्लस 1 को कर लें t, तो ये आपका 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। तो 2 से यहां से हटा के यहां कर देते हैं 2 dt। तो आप देख पाएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, 1/√x dx, ये तो पूरा रिप्लेस हो गया, dt 2 dt बाई t विच इज बी 2 log t प्लस c। तो हमें मिल गया आंसर 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस, ये आंसर है। तो तीन के आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गए बहुत कम एफर्ट से, तो हम चौथे का तो आराम से मार्क कर देंगे कि वही होगा, कोई इसमें सॉल्व करके देखने की कोई जरूरत है नहीं, कोई हमें सॉल्व करने के मेडल नहीं मिल रहे हैं, तो आंसर सही टिक करना है। तो 3 मिल गया तो चौथा तो आंसर बहुत ही क्लियर है कि वो होगा, पर फिर भी अगर हमें सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ई की पावर रूट एक्स सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन तो है नहीं, ई की पावर रूट एक्स dx। अगर इसे सॉल्व करना है तो लेट करते हैं रूट एक्स को t, तो वी नो कि 1/2 रूट एक्स dx विल बी dt, और यहां से भी हटेगा 2 dt। तो वी कैन राइट कि e की पावर t और 1/√x, इनफैक्ट ये तो पूरा ही हटेगा यहां से, तो dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स आएगा, उसको यहां कर देते हैं तो 2 रूट एक्स dt। तो 2 रूट एक्स का 2 बाहर करके रूट एक्स को t लिख देते हैं dt। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा लोगे आप, यूवी रूल लगा लोगे, और यूवी रूल लगा के आप देखोगे वही आंसर आ रहा है। एक आखिरी सवाल और इंटीग्रेशन का कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशंस में हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे एक सवाल है कि भाई 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं, इसमें हमें
हर इंटीग्रल पॉइंट पे इसे ब्रेक करना है बस। तो हर इंटीग्रल पॉइंट पे अगर ब्रेक करें तो 0 से 1 ब्रेक होगा एक बार, तो ये फिर एक बार 1 से 2 ब्रेक होगा, क्योंकि हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्यों ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज ग्रेटर डेंजर की डेफिनेशन से हिसाब से हमें पता है कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये ब्रेक होता ही है, ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो हम उसे ब्रेक कर रहे हैं उसी तरह से। फिर 2 से 3 ग्रेटर डेंजर x dx। अब इसके लिए इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, हमने क्या ग्रेटर डेंजर x का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसका ग्रेटर डेंजर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको तो हम सिंपली 0 dx लिख सकते हैं। फिर 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू 1.9 हो, 1.5 हो, 1.7 हो, सबका 1 ही आएगा, तो ये 1 dx लिख सकते हैं 1 से 2। फिर 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 dx लिख सकते हैं 2 से 3। तो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा 1 से 2 और इसका 2x हो जाएगा 2 से 3। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 1, और इसका क्या आ जाएगा 2 × 3 -2 × 2। तो ये आ गया 1 + 6 - 4, 1 + 6 7 - 4 दैट इज 3। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अभी इसी में अगर मान लीजिए कुछ और आ गया आपको, और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सिर्फ x ना होके मैं x² लिख देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² dx है और रेंज है 0 से 2, रेंज है 0 से 2। इस केस में क्या करेंगे, 0 से 2 है तो कहां कहां ब्रेक करें, तो मैंने बोलता है हर इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक करना है। तो आपको लगेगा कि 0 से 2 के बीच में तो 1 ही इंटीग्रल पॉइंट है, वहीं ब्रेक करते हैं। नहीं, ध्यान से समझो कि ये ग्रेटर इंटीजर x² का है, तो वो सारे पॉइंट 0 से 2 के बीच के वो सारे पॉइंट जहां पे x² एक इंटीजर हो जाए। तो आपको पता है कि भाई 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों का स्क्वायर इंटीजर ही आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, और दूसरा अगर आप समझें तो 1 से नेक्स्ट जो होगा 1 से √2 होगा, बिकॉज √2 इज 1.4, आपको पता है 1.414, जो कि 0 से 2 के बीच में होता है, और √2 का स्क्वायर भी करते हैं तो 2 आता है, जो कि एक इंटीजर है। तो इसलिए ये इस पॉइंट पे भी ब्रेक होगा, तो यहां पे x² आ गया। फिर अगला क्या हो सकता है, तो √2 से √3, √2 से √3, बिकॉज √3 की भी वैल्यू 1.7 आती है, विच इज बिटवीन 0 to 2, और ये इसका भी वैल्यू 1.7 है, तो इसके बीच में ही है, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही बनता है, इसलिए ये भी ब्रेक होगा। और फाइनली √3 से 2, तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेक होगा। अब इसको जो मैंने ब्रेक किया है, इसमें आपको पता है कि भाई 0 से 1 के बीच में स्क्वायर है, तो ये तो 0 ही आएगा। 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, यानी कि 1 से √2 का स्क्वायर, तो 1 से 2 की बीच बात हो रही है, तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से √2 1 dx। अगले वाले का √2 का स्क्वायर से √3 का स्क्वायर, यानी 2 से 3 की बात हो रही है, तो 2 dx आएगा, और ये √2 से √3 हो जाएगा। प्लस सेम √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 से 4 के बीच में 3 ही आएगा, तो 3 dx हो जाएगा √3 से 2। तो सिंपल इंटीग्रेशंस आ गई हैं, बस इस तरह से हम सब में इंटीग्रेशन लगा देंगे, और फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसका कुछ फाइनल आंसर इस तरह से आ रहा है, 5 - √3 - √2। बस सिंपल अब इंटीग्रेशन लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। तो आज की क्लास इसी पे एंड करते हैं। हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, नए तरीके देखे कई क्वेश्चंस को करने के, शॉर्ट करने के तरीके भी। तो ये क्लास अब एंड करते हैं। KP Classes. Dedicated to excellence.